हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये मध्यकालीन भारत का हमारा 13th लेक्चर है। इससे पहले 12 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उन लोगों को ज़रूर देखिए, उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। तो पूरी एक जो कहानी है वो आप लोगों को समझ में आएगी किस तरीके से क्या हुआ था। आज हम लोगों ने पढ़ना है रजिया सुल्तान को। देखिए, रजिया सुल्तान जो थी वो अपने आप में एक उस समय की महान महिला थी। इसकी जो उपाधि थी वो थी उद्मत उल निस्वा। उद्मत उल निस्वा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महान महिलाओं में एक। महान महिलाओं में एक। महान महिलाओं में एक। महिलाओं में एक, ये इसकी उपाधि थी। क्या? उद्मत उल निस्वा। क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी वो ऐसी थी कि स्त्रियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी शासन के कार्यों में। बोलने का मतलब, राजनीति से स्त्रियों को दूर ही रखा जाता था। हाँ, बहुत बार हमको ऐसा देखने को मिला है कि जो शासन होता था वो तो एक शासक करता था, बट उसके पीछे स्त्रियों का हाथ हुआ करता था। ये बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एकदम डायरेक्टली एक महिला को शासक बना दिया जाएगा, ये बहुत कम होता था। तो रजिया ऐसी पहली महिला थी जिसने डायरेक्ट क्या किया था, शासन को संभाला था। इसलिए इसको महान महिलाओं में एक भी बोला जाता है। और इसकी ने जो उपाधि धारण की थी वो क्या की थी? उद्मत उल निस्वा। और इसका अर्थ ही होता है कि महान महिलाओं में एक। देखिए, होता क्या है, रजिया की जो स्टार्टिंग है, रजिया की स्टार्टिंग कहाँ से थी? मैंने आपको इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में बताया था। देखिए, यहाँ पे को देखिए क्या था कि सबसे पहले कौन आया इधर। देखिए, जब गौरी जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश आया। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन बनता है? रुकनुद्दीन बनता है। बट ये रुकनुद्दीन जो बोला जाता है वो एक योग्य शासक नहीं था। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि रुकनुद्दीन योग्य शासक नहीं था, बट इल्तुतमिश ने इसको लाहौर जैसी सत्ता दी थी। तो लाहौर जैसी सत्ता दी थी तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ योग्यता होती होगी, तभी उसने उतना इम्पोर्टेंट जो हिस्सा था लाहौर का वो रुकनुद्दीन को दिया था। फिर रुकनुद्दीन के बाद कौन आई? रजिया आई। ठीक है। अब रजिया जो होती है 1236 में, रजिया क्या होती है, गद्दी पर बैठती है। तो ये दिल्ली सल्तनत की क्या थी, पहली और अंतिम महिला शासक भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में रजिया के बाद कोई दूसरी महिला शासन में नहीं आई। मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन में नहीं आई। तो देखिए, है क्या, ये दिल्ली सल्तनत की क्या थी, पहली और अंतिम महिला शासक भी थी। अब 1236 में क्या होता है, ये गद्दी पे बैठती है। रुकनुद्दीन के बाद क्या होता है, रजिया जो है 1236 में क्या होती है, गद्दी पर बैठती है। अब लेकिन जब ये गद्दी पर बैठती है तो इसके लिए इतना आसान नहीं था सत्ता को संभालना। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम क्या थी कि रजिया को दिल्ली की जनता ने चुना था। ये जो रजिया थी उसको किसने चुना था? दिल्ली की जनता ने चुना था। रजिया ने किया क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे को देखिए। देखिए, ये था दिल्ली। कहाँ चले गया? यहाँ पे को है दिल्ली। ठीक है। ठीक सेंटर में यहाँ पे को क्या है, दिल्ली है। अब दिल्ली में जो शासन है, यहाँ जब इल्तुतमिश मरता है, इल्तुतमिश के मरने के बाद, ठीक है, इधर बंगाल में, इधर ये वाला जो एरिया है, पश्चिम वाला जो एरिया है, पश्चिम वाले एरिया में, इधर लाहौर में और बदायूं में अलग अलग लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। जो सामंत हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ऐसे में रुकनुद्दीन क्या बनता है, जब शासक बनता है तो अलग अलग जगह में जो विद्रोह थे वो अभी कंटिन्यू चलते जा रहे थे। बट रुकनुद्दीन के बाद जब रजिया शासक शासक बनती है तो रजिया ने जो दिल्ली का शासन संभाला था वो कैसे संभाला था कि जब रुकनुद्दीन पश्चिम की सीमा में व्यस्त था। बोलने का मतलब, पश्चिम में जो सीमा थी वहां जो आक्रमण वगैरह हो रहे थे उनमें जब रुकनुद्दीन व्यस्त था तो रजिया क्या होती है, दिल्ली की जनता के पास जाती है।
जब रजिया दिल्ली की जनता के पास जाती है, ऐसा बोला जाता है कि उस समय जो जनता थी वो कहीं एक मस्जिद वगैरह हुआ करती थी जहाँ पे को वो नमाज पढ़ी थी। तो उस टाइम पे रजिया वहाँ पे को जाती है और रजिया ये बोलती है, लाल कपड़े पहन के रजिया वहां जाती है। और लाल कपड़े पहनने का मतलब कि वो न्याय पाना चाहती है। अगर किसी इंसान ने न्याय पाना होता था तो वो क्या करता था, लाल कपड़े पहनता था। तो रजिया भी दिल्ली की जो जनता थी उसके सामने लाल कपड़े पहन के जाती है और दिल्ली की जनता से न्याय की गुहार लगाती है। रजिया दिल्ली की जनता से बोलती है, देखो रुकनुद्दीन जो है वो एक अयोग्य शासक है और किस तरीके से जो राज्य है वो अस्थिर है। तो अगर मैं सुल्तान बनती हूँ तो मैं दिल्ली में शांति व्यवस्था स्थापित करूंगी। ठीक है, ये सारी चीजें उसने जनता को समझाया। तो जनता का पूरा सपोर्ट किसको मिल गया, रजिया को मिल गया। तो रजिया को जब दिल्ली की जनता का पूरा सपोर्ट मिलता है तो दिल्ली की जनता के सपोर्ट से रजिया क्या करती है, दिल्ली की शासक बनती है। बोलने का मतलब, जब रुकनुद्दीन को ये पता चलता है कि रजिया क्या कर रही है, दिल्ली की जनता से सपोर्ट मांग रही है और दिल्ली की जनता ने यहाँ दिल्ली पे क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है। जो मेन उनका, ठीक है, जहाँ पे को उनका शासन हुआ करता था, जहाँ से वो अपना, ठीक है, पूरा प्रशासन नियंत्रित करते थे, वहां जब दिल्ली की जनता विद्रोह करके हमला कर देती है तो रुकनुद्दीन वापस आता है दिल्ली को। और जब दिल्ली में रुकनुद्दीन वापस आता है तो दिल्ली की जनता की मदद से रुकनुद्दीन को क्या कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और इस तरीके से जो रजिया थी वो क्या होती है, दिल्ली की शासक बन जाती है। जब रजिया दिल्ली की शासक बन जाती है तो देखिए होता क्या है कि मिनहाज के अनुसार, मिनहाज ने क्या लिखा है कि रजिया शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्सेसफुल रहती है। मीन्स कि जैसा उसने दिल्ली की जनता से वादा किया होता है कि मैं क्या करूंगी, शांति व्यवस्था स्थापित करूंगी, तो रजिया शांति व्यवस्था को स्थापित करती है। अब जब वो शांति व्यवस्था को स्थापित करती है तो होता क्या है कि बाकी के जो सामंत थे वो रजिया को सुल्तान नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि देखो रजिया जो थी वो दिल्ली की जनता ने रजिया को चुना था, रजिया को सुल्तान बनाया था दिल्ली की जनता ने। अब ये जो सामंत हैं, जो सरदार हैं अलग अलग जगह के, होता क्या था, जब किसी को शासक बनाया जाता था तो ये जो सामंत हुआ करते थे इनका बहुत रोल होता था। मीन्स के सामंत ही क्या करते थे, किसी को शासक बनाते थे। अब यहाँ रजिया को शासक बनाया था दिल्ली की जनता ने और ये जो सामंत थे वो इस बात को नहीं मानना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली की जनता ने रजिया को शासक बना दिया तो सामंत जो हुआ करते थे उस समय, जो इक्तदार हुआ करते थे, उन लोगों की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इन लोगों ने किसी को शासक बनाया है तो इनकी जो वैल्यू है वो बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर दिल्ली की जनता बनाती है तो इनका जो रोल होता है शासक बनाने में वो खत्म हो जाता है। तो ये जो सामंत थे इन्होंने कभी भी रजिया को अपना सुल्तान नहीं माना। अब देखिए, बट हुआ क्या कि रजिया ने जैसा वादा किया था दिल्ली की जनता से, रजिया शांति व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब होती है और शासक बनने के बाद रजिया क्या करती है, पुरुषों के वस्त्र धारण करती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा कि रजिया ने जो कुर्ता पहना था उसका नाम क्या था, कबा। कबा एक कुर्ता होता था और कुल्हा क्या होता था, एक प्रकार की पगड़ी होती है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है ये एक पगड़ी टाइप की है, तो एक कुल्हा क्या होती है, एक प्रकार की पगड़ी होती है। तो पुरुषों के वस्त्र धारण करके ये क्या करती है, अपने शासन को चलाना स्टार्ट करती है। अब इसने जो सबसे पहला काम किया वो काम क्या किया, जो प्रांतीय शासक थे उनके गठबंधन को समाप्त किया। बोलने का मतलब मैंने अभी बताया था, जो सामंत हुआ करते थे इन सामंतों ने कभी भी रजिया को अपना सुल्तान नहीं माना। क्योंकि रजिया को किसने सुल्तान बनाया था, दिल्ली की जनता ने सुल्तान बनाया था। तो रजिया के लिए ये जरूरी हो गया था कि ये जो सामंत है, ये जो प्रांतीय शासक है, इनके गठबंधन को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इनके गठबंधन को समाप्त करने के लिए क्या होता है, देखो इनके गठबंधन को समाप्त करने के लिए रजिया क्या करती है, कूटनीति का सहारा लेती है। क्यों?
रजिया को कूटनीति का सहारा क्यों लेना पड़ा, उस चीज को समझो। क्योंकि देखो, ये जो पहले से इक्तादार वगैरह हुआ करते थे, इक्तादारों की अपनी खुद की सेना होती थी। जैसे एक इक्तादार है, इस इक्तादार की क्या होगी, खुद की एक सेना होगी, ठीक है। वैसे ही कोई दूसरा इक्तादार है, उसकी क्या होगी, खुद की एक सेना होगी। अब अगर रजिया क्या करती है, इनकी सेना का सहारा लेती है, तो पहली बात, ये जो इक्तादार थे ये रजिया को सपोर्ट नहीं करते थे, तो फिर ये अपनी सेना देंगे क्यों। तो रजिया ने अपनी सेना में नए लोगों को भर्ती किया, जो रजिया की सेना के बड़े पद होते थे वो भी नए लोगों को दिए गए। तो उससे क्या हुआ कि रजिया की सेना में जो नए लोग थे, तो उससे रजिया की सेना कमजोर थी, और ये बात रजिया अच्छे से जानती थी कि उसकी जो सेना है वो क्या है, बाकी इक्तादारों की सेना के कंपैरिजन में कमजोर है। तो ऐसे में वो डायरेक्टली युद्ध करके तो नहीं जीत सकती, तो उसने क्या करना होगा, ठीक है, रजिया ने क्या करना होगा कि कूटनीति का सहारा लेना होगा। तो रजिया ने जब कूटनीति का सहारा लिया, तो उसने क्या किया, देखो, जो अलग अलग इक्तादार थे, अलग अलग जगह में जो इक्तादार थे, ठीक है, कोई इक्तादार यहाँ होगा, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, देखिए, कोई इक्तादार लाहौर में होगा, कोई यूपी में होगा, कोई बदायूं में होगा, कोई ठीक है, इधर बंगाल की तरफ होगा। तो रजिया ने क्या किया, देखिए, जैसे ये जो इक्तादार है, इसकी जो मंशा है, मान लीजिए ये इक्तादार क्या चाहता है, इसकी मंशा उजागर कर दी दूसरे इक्तादार के सामने, इसकी मंशा उजागर कर दी बाकी के इक्तादारों के सामने। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इक्तादार थे वो समझ गए कि बाकी के इक्तादार मुझको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो। होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये जो इक्तादार है यहाँ का, इस इक्तादार को रजिया ने इन सब के बारे में बता दिया कि ये क्या चाहते हैं, तो ये इक्तादार क्या हो गया, इन तीनों का विरोधी हो गया। बाकी रजिया ने क्या किया, इसको भी सबके बारे में बता दिया। तो बोलने का मतलब, रजिया ने जो इक्तादार थे उनकी मंशाओं को उजागर करना शुरू किया। तो जब उसने उनकी मंशाओं को उजागर करना शुरू किया, तो इन इक्तादारों का जो एक गठबंधन बन रहा था, वो गठबंधन अब टूटना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो जो गठबंधन बन रहा था, वो गठबंधन क्या होता है, टूटना स्टार्ट होता है। तो देखो, विद्रोहियों में जो मतभेद थे उनको क्या करना स्टार्ट किया, उजागर करना स्टार्ट किया। और कुछ सरदारों को रजिया ने क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया, और शासन का नए सिरे से क्या किया, पुनर्गठन करना स्टार्ट किया। और साथ साथ ही अपने जो विश्वास पात्र सरदार थे उनको इक्तादार बनाया। जैसे इसमें एक मेन नाम आता है, और भी बहुत सारे थे, बट मैं जो मेन है उनका जिक्र करूंगा। इख्तरुद्दीन अल्तुनिया, इसको बनाया भटिंडा का इक्तादार, ठीक है। और मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतकीन, ये इतना लंबा नाम कौन रखता है यार, पढ़ने में ही 2 मिनट लग जा रहे हैं। मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतकीन, इसको शॉर्ट में लिखे मलिक ए कबीर इख्तियारुद्दीन एतकीन, MKEA। ये 2 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, हाँ, ठीक है। ये तो बड़ा लंबा सा नाम हो गया, इख्तियारुद्दीन इख्तरुद्दीन अल्तुनिया, और दूसरा मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन। देखो, अल्तुनिया को, इसको शॉर्ट में याद रख लेना, अल्तुनिया बोल देना। अल्तुनिया को बनाया भटिंडा का क्या, इक्तादार, और एतगीन को बनाया, ये बाकी इतना नाम छोड़ देना, खाली इसको अल्तुनिया और एतगीन रख लेना, ठीक है। अल्तुनिया को भटिंडा का बनाया, और एतकीन को बदायूं का क्या कर दिया, सरदार बना दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि रजिया के पतन में इन दोनों की मेन भूमिका थी। हालांकि ये रजिया के विश्वास पात्र थे, बट रजिया के पतन में भी इन दोनों की क्या रही, मेन भूमिका रही। ये पूरा सिनेरियो इस तरीके से चलेगा। देखो, ये रजिया है, रजिया का विश्वास पात्र कौन है, विश्वास पात्र जिन पे वो भरोसा करती है, एक है इख्तियारुद्दीन और दूसरा है मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन, यानी कि अल्तुनिया और एतगीन। अल्तुनिया और एतगीन क्या है, रजिया के विश्वास पात्र है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो,
अब रजिया के पतन में इन दोनों का ही क्या होता है, मेन रोल रहता है। अब होता क्या है कि रजिया ने जलालुद्दीन याकूत, इसको क्या किया, अमीर अखुर का पद दिया। ये भी क्या था, रजिया का विश्वास पात्र था। अमीर अखुर क्या होता है, अस्तबल का प्रमुख होता है। मीन्स की जो घोड़े वगैरह सेना के होते थे, उन सब के रख रखाव का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, अमीर अखुर होता था। तो जलालुद्दीन याकूत को क्या बनाया, अस्तबल का प्रमुख बनाया। अब यहाँ पे को देखो, ये तीनों क्या है, रजिया के विश्वास पात्र है। कौन, अल्तुनिया, एतगीन और याकूत। बट क्या होता है कि ये जो अल्तुनिया है और ये एतगीन है, ये क्या कर देते हैं, धोखा करते हैं। धोखा कैसे लिखते हैं, धोखा लिख दिया मैंने, धोखा हो गया। मतलब समझ जाना कि मैंने धोखा लिखा है, ठीक है। मैं भूल गया हूँ धो कैसे बनाते हैं, खोखा, धोखा, ये पता नहीं जो भी है, बट समझ जाना कि ये धोखा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए, अल्तुनिया और एतगीन रजिया के साथ क्या करते हैं, धोखा कर देते हैं। अब इन लोगों को एक बात तो ये पता होती है कि दिल्ली में रह के रजिया को नहीं हराया जा सकता, ठीक है। जब तक रजिया दिल्ली में है, रजिया को हराना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है ना, वो रजिया का सपोर्ट कर रही है। तो ये लोग एक चाल चलते हैं, एक षड्यंत्र रखते हैं कि रजिया को दिल्ली से दूर बुलाया जाए, और दिल्ली से दूर बुला के रजिया को क्या किया जाए, मतलब पूरा प्लान बनाया होगा, या तो मार दिया जाए या तो बंदी बना दिया जाए, इस तरीके से जो भी इनका प्लान था। अब इस षड्यंत्र में और भी लोग शामिल होते हैं जो अलग अलग जगह में विद्रोह करते हैं। उनको देखिए, इस लेक्चर में बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है। बट ये एक कहानी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। बस कहानी इतनी याद होनी चाहिए कि अल्तुनिया और एतगीन क्या थे, अल्तुनिया, एतगीन और याकूत, ये रजिया के विश्वास पात्र थे। जिसमें अल्तुनिया और एतगीन ये क्या करते हैं, रजिया के साथ धोखा करते हैं, ठीक है। और जो रजिया थी उसने याकूत को क्या बनाया था, अस्तबल का प्रधान बनाया था, ठीक है। अमीर अखुर का पद उसको दिया था। जब इसने अमीर अखुर का पद किसको दिया था, ठीक है, याकूत को दिया था। तो देखिए, याकूत करता क्या था कि जब रजिया को घुड़सवारी सिखाता था, या फिर रजिया जब घोड़े में बैठती थी, तो हमेशा, ठीक है, वो अपना हाथ आगे क्या करता था जिसमें पैर रख के रजिया घोड़े पे बैठती थी। तो एक तरीके से ये, ठीक है, एक अपनी जो रानी है उसके लिए कमिटमेंट होता है कि जब भी वो घोड़े में बैठे तो उसको अच्छे से घोड़े में चढ़ाए, अच्छे से घोड़े से उतारे। बट क्या है कि कुछ इतिहासकारों ने इसको रजिया और, ठीक है, याकूत का प्रेम संबंध बताया है। अब देखिए, मे भी हो सकता है कि वो प्रेम संबंध भी हो, मे भी हो सकता है कि घुड़सवारी के दौरान, ठीक है, वो ज्यादा समय उसके साथ बिताती हो, तो इसको एक तरीके से प्रेम संबंध भी बोला जा सकता है। बट एग्जैक्टली वो प्रेम संबंध है या नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बट हाँ, ये जरूर है कि जो याकूत था वो रजिया को जब भी घोड़े में चढ़ाता था तो अपने हाथ आगे किया करता था, ताकि उसके हाथों में पैर रख के रजिया क्या कर सके, घोड़े पे चढ़ सके। तो इसी वजह से कुछ इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं, याकूत और रजिया का प्रेम संबंध बताते हैं। तो अब देखो, अब क्या होता है कि जो तुर्क सामंत थे, तुर्क सामंतों की शक्ति तोड़ने के लिए रजिया ने जैसे गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन दिया, और जो तुर्क सामंत थे उनको क्या किया, उनको थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश की। तो ऐसे में उनको पता था कि रजिया को दिल्ली से बाहर जाके ही क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, और वो एक षड्यंत्र रचते हैं। इस षड्यंत्र के चलते वो क्या करते हैं कि अल्तुनिया और एतगीन को अपनी तरफ मिला लेते हैं, और अल्तुनिया और एतगीन क्या करते हैं, रजिया के साथ धोखा कर देते हैं। तो रजिया को दिल्ली से दूर बुला के रजिया को पराजित कर दिया जाता है, और रजिया को बंदी बना के कहाँ रख दिया जाता है, ठीक है, रजिया को बंदी बना के रख दिया जाता है कहाँ, यहाँ भटिंडे के किले में। क्योंकि अल्तुनिया क्या था, अल्तुनिया कहाँ था,
अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तदार बनाया था, तो कहाँ रख दिया जाता है? भटिंडा के किले में रख दिया जाता है। और साथ साथ ही ये देखो तुर्क सामंतों ने षड्यंत्र रचा, और साथ साथ ही क्या कर दी जाती है, इधर जो याकूत था, जो रजिया के काफी क्लोज था, उसकी हत्या कर दी जाती है। बोलने का मतलब याकूत और याकूत एक तरीके से रजिया का सपोर्ट था। इन्होंने क्या किया, याकूत को मार दिया और रजिया को दिल्ली से दूर बुला के इसको भटिंडा में क्या कर दिया, बंदी बना लिया। तो अब ऐसे में सिचुएशन क्या थी, देखो रजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि अपने शासन को वो दोबारा किस तरीके से ठीक है, दोबारा किस तरीके से अपनी राज सत्ता को वो प्राप्त करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसा कि अल्तुनिया ने रजिया को भटिंडे के किले में बंदी बनाया हुआ था, तो रजिया ने यहाँ थोड़ा सा कूटनीति से सहारा लिया। उसने क्या किया कि अल्तुनिया को ही अपने फेवर में कर लिया। बोलने का मतलब उसने अल्तुनिया के सामने विवाह प्रस्ताव रखा और अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और देखो अल्तुनिया जो था, कहानी ये चलती है, अल्तुनिया और एतकीन ने रजिया के साथ धोखा किया और याकूत को मार दिया, बट और रजिया को बंदी बना लिया। बट रजिया टूटी नहीं इस बात से। रजिया ने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया, उसने अल्तुनिया को ही क्या किया, अपने फेवर में कर लिया और अल्तुनिया से क्या कर ली, शादी कर ली, उससे विवाह कर लिया। अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो अल्तुनिया को ऐसा लगा कि रजिया से विवाह करने के बाद अगर वो रजिया का साथ देता है तो वो दिल्ली की सत्ता को दोबारा पा सकता है। और रजिया ने भी यही सोचा कि वो अल्तुनिया से विवाह करके दोबारा दिल्ली की सत्ता को प्राप्त कर सकती है, अदरवाइज भटिंडे के किले में टिंडा बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब होता क्या है, देखो अल्तुनिया क्या करते हैं कि अलग अलग जगह से इक्तादारों को इकट्ठा करके एक सेना बनाता है। नीचे जो राजपूत वगैरह होते हैं उनसे भी मदद मांगी जाती है, तो कुछ एक आते हैं वहां से भी मदद करते हैं। तो ये एक सेना तैयार करते हैं और क्या करते हैं, सेना तैयार करने के बाद ये इन पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, जब इसको बंदी बना लिया गया होता है ना रजिया को, तो दिल्ली का सुल्तान उस समय इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र होता है बहराम शाह, उसको बना दिया जाता है। तो रजिया क्या करती है कि रजिया, ठीक है, अल्तुनिया से शादी करती है और ये लोग मिलके एक सेना तैयार करते हैं। और वो जो सेना होती है वो दिल्ली पे, यानी कि किस पे, बहराम शाह पे हमला कर देते हैं। बट होता क्या है कि इस लड़ाई में रजिया हार जाती है। रजिया और अल्तुनिया क्या होते हैं, हार जाते हैं। जब इस लड़ाई में रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं तो अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि बहराम शाह ने नाइब मामलिकत नाम का नया पद बनाया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब होता क्या है, देखो कि अल्तुनिया और रजिया जब हार जाते हैं तो वो हारने के बाद वापस लौट रहे होते हैं। ठीक है, इसको देखो, दिल्ली पे यहाँ पे को क्या करते हैं, यहाँ दिल्ली में ये लड़ाई होती है, बट रजिया क्या होती है, रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं तो वापस लौट रहे होते हैं। तो वापस लौटते वक्त हरियाणा में एक जगह है कैथल। ठीक है, हरियाणा में क्या है, एक जगह है जिसका नाम क्या है, कैथल है। तो वापस लौटते वक्त जब वो कैथल में होते हैं, कैथल में वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होते हैं, सोए होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। तो अचानक क्या होता है, यहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं। ठीक है, अचानक क्या होता है, कुछ डाकू यहाँ आ जाते हैं। ये बात है 1240 की। ये बात कब की है, 1240 की है, 25 दिसंबर 1240 की। तो डाकू क्या करते हैं, इनके पास जो भी सामान वगैरह होता है उसको लूट के ले जाते हैं और इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, रजिया का अंत हो जाता है। तो 1236 में ये, ठीक है, गद्दी पे बैठी थी और 1240 में क्या होती है, इसकी हत्या हो जाती है। तो 4 साल का इसका क्या रहता है, सफर रहता है, किसमें, दिल्ली की सत्ता में। बट इस 4 साल में ये इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेती है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी क्या थी,
महिला शासक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।